करेंगे नोटेशन से। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे सेट का डिफिनीशन, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट कौन कौन सा होता है, नॉट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट कौन कौन सा होता है। ठीक है, इसका डिस्कशन हम लोग पहले कर चुके थे। आज जो हमारा क्लास है वो है चौथा पॉइंट, नोटेशन। सेट थ्योरी में नोटेशंस इंपॉर्टेंट है, यानी सेट को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, सेट के एलिमेंट को कैसे लिखेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसका डिस्कशन हम लोग आज यहाँ से करते हैं। ठीक है, तो वो सभी वस्तुएं जो है किसके अंडर में आती हैं, नोटेशंस के अंडर में आती हैं। ठीक है ना, कि जनरली जितना सारा सेट है, ठीक है, इस दुनिया में जितना सारा सेट है उन सभी सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, जितना सारा इस दुनिया में सेट है उन सभी सेट्स को हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। और सेट के जितने सारे एलिमेंट होते हैं, जो भी एलिमेंट हो सेट के, उन सभी एलिमेंट्स को हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एक तरह से रिप्रेजेंटेशन हो गया सेट को। सेट को कैसे डिनोट करेंगे हम लोग, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से। और सेट के एलिमेंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, ऐसे आपको लिखा भी है, थ्योरी में हमने स्टेट भी कर दिया है कि सेट इज यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी ए कैपिटल बी कैपिटल सी, एंड देयर एलिमेंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी सी, स्मॉल ए बी एंड सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर कोई एलिमेंट, ठीक है, अगर कोई एलिमेंट सेट में आ रहा है, सेट में बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना, तो उसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, कह कि अगर x जो है किसी सेट का क्या है, एलिमेंट है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू ए। ठीक है, x इसको ग्रीक लेटर है, इसको हम लोग एप्सिलॉन कहते हैं। ठीक है ना, तो x बिलोंग्स टू ए, यस को रीड कर सकते हैं, या x इज एन एलिमेंट ऑफ ए रीड करेंगे, या x इज ए मेंबर ऑफ सेट ए, ये भी कह सकते हैं। ठीक है ना, कि अगर कोई मेंबर होगा सेट का कोई एलिमेंट होगा तो उसको कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू ए, क्या रीड करेंगे, x बिलोंग्स टू ए। या इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि x इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, x इज ए मेंबर ऑफ सेट ए, या x बिलोंग्स टू ए, ऐसे भी लिखते हैं। अब इसी के आधार पे हम लोग कहेंगे कि अगर कोई एलिमेंट जो है वो सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, सेट में नहीं आ रहा है, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे। देखिए, इसके लिए ये है कि इफ x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, वी राइट कैसे लिखेंगे, x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, x डज नॉट बिलोंग्स टू ए, है ना। जैसे नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 0 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है ना, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, नेचुरल नंबर लिखेंगे। -1 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, -2 डज नॉट बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सेट में है तो बिलोंग्स टू लिखते हैं, और नहीं रहता है तो क्या लिखेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, इसका सिंबल ये है। ठीक है, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप थ्योरी भी लिख सकते हैं अपने कॉपी में। ठीक है ना, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम लोग सेट को अब कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आते हैं कि एक सेट को कैसे लिखा जा सकता है। ठीक है, ए सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग ऑल इट्स एलिमेंट बिटवीन द ब्रेसेस। सेट के सभी एलिमेंट को हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, क्या, सेट के सभी एलिमेंट्स को हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, और हर एक दो एलिमेंट के बीच में हम लोग एक कॉमा डाल देते हैं। ठीक है ना, जितने सारे एलिमेंट हैं तो हर एक एलिमेंट के बाद हम लोग कॉमा लिखते जाएंगे। ठीक है ना, जैसे एंड लिख भी रहा है यहाँ पे, एंड बाय सेपरेटिंग देम फ्रॉम ईच अदर बाय क्या, कॉमा। सेट के एलिमेंट्स को हम लोग कॉमा द्वारा क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है हमारा कि a इक्वल टू 1 2 3 4 5। ठीक है ना, a इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो सेट a का पहला एलिमेंट क्या है, 1, दूसरा एलिमेंट 2, तीसरा एलिमेंट 3, चौथा एलिमेंट 4, और पांचवा एलिमेंट क्या है, 5। तो देखिए, सेट में अरेंजमेंट का कोई मतलब नहीं होता है। जैसे ही ग्रुप, एक सेट क्या है, ग्रुप है, कलेक्शन है,
तो कलेक्शन में कौन पहले आता है और कौन बाद में आता है इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहता है, ठीक है ना। तो 5 को हम लोग पहले भी लिख सकते हैं, 4 को बीच में भी लिख सकते हैं, 1 को राइट में भी लिख सकते हैं। तो अरेंजमेंट का कोई मतलब नहीं होता है सेट में, ठीक है। तो अब देखिए 1 जो है सेट ए का एलिमेंट है, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। बी 3 जो है सेट ए का एलिमेंट है, ठीक है। सी अब यहाँ देखिए 5 भी है जो सेट ए का एलिमेंट है, उसी प्रकार से 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 4 भी लिख सकते हैं। लेकिन अब आइए क्या 6 जो है इस सेट में है, तो इसमें क्या लिखेंगे, बट 6 डज नॉट बिलोंग्स टू, क्या हो जाएगा, सेट ए, जो पहले हम लोग डिस्क्राइब कर चुके हैं। अगर एलिमेंट होगा तो बिलोंग्स टू, और एलिमेंट नहीं होगा तो क्या लिखेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू। ई 8 है, नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। एफ 0 है तो क्या लिखेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो जो होगा, अगर कोई एलिमेंट सेट का है तो बिलोंग्स टू, और अगर नहीं होगा तो क्या लिखेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से देखा जाए दूसरा एग्जाम्पल जो है हमारा, b इक्वल टू सेट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब क्या हो जाता है कि 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर। 1 स्क्वायर 1 के बराबर, 2 स्क्वायर यानी 4 के बराबर, 3 स्क्वायर यानी 9 के बराबर, और 4 स्क्वायर का मतलब 16, ठीक है। तो कौन कौन सा नंबर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, 49 है, 64, ये सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। तो b जो है उन सभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब देयरफॉर फर्स्ट 4 जो है b का एलिमेंट होगा जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। b 16 जो है वो भी b का एलिमेंट होगा जो कि ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। c मान लीजिए पर 25 लिखते हैं, भी b का एलिमेंट कहलाएगा। अच्छा, अब यहाँ देखिए d, क्या 3 परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, नहीं होता है। 3 जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है, तो क्या लिखेंगे, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू b। 7 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, नहीं है, 7 डज नॉट बिलोंग्स टू b। अच्छा, मान लीजिए 10 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, नहीं है, क्या लिखेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू सेट b हो जाएगा, ओके। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एक बार अच्छा से दम ले लो बोर्ड का पूरा। उसके अब हमारा टॉपिक क्या है, इलस्ट्रेशन ऑफ सेट्स, यानी सेट्स का इलस्ट्रेशन, यानी कि सेट का एग्जाम्पल्स कौन कौन सा है, ठीक है। देखिए मैथ्स हो चाहे ग्रामर हो, बिना एग्जाम्पल के समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। तो कुछ एग्जाम्पल देते हैं जिसके आधार पे आपका सेट का डिफिनीशन जो है और समझ में आएगा, ठीक है। तो कह रहा है द कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो क्या जितने सारे वॉवेल्स हैं वह सभी मिल करके सेट बना पाएंगे, अगर बनाएंगे तो कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। ए इक्वल टू एक सेट है जो रिप्रेजेंट करता है वॉवेल्स को, तो ए ई आई ओ यू, ठीक है। सेट कहता है कि इसके कोई भी एलिमेंट जो है रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो देखिए ए ई आई ओ यू सब का सब डिफरेंट है, ठीक है, कोई भी एक जैसा नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए ए ई डिफरेंट, ई आई डिफरेंट, आई ओ डिफरेंट, सब डिफरेंट है। अच्छा, अब देखिए क्वालिटी क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, वेल डेफिनेशन क्या है इसका। तो ए भी वॉवेल, ई भी वॉवेल, आई भी वॉवेल, ओ भी वॉवेल और यू भी वॉवेल, सब का सब क्या है, वॉवेल है, यानी सब का डेफिनेशन सेम है, ठीक है। इसलिए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कहलाएगा, यानी कि ये सेट कहलाएगा, ठीक है। अगर इसी में हम लोग बी लिख देते या सी लिख देते तो ये वेल डिफाइंड नहीं कहलाता है, ठीक है ना। ये पांचों का पांचों मिल करके क्या बनाता है, वॉवेल्स क्रिएट करता है, ठीक है, ओके। अब आइए दूसरा एग्जांपल जो है, करा कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर आप लोग पढ़े हैं कि वैसा नंबर जो केवल अपने आप से कटता हो, किसी और दूसरे नंबर से नहीं कटता हो, ठीक है। हाँ, तो देखिए 2 जो है फर्स्ट प्राइम नंबर, 3 भी जो है सेकंड प्राइम नंबर, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, तीसरा प्राइम नंबर 5, चौथा प्राइम नंबर 7 और पांचवा प्राइम नंबर क्या है, 11 है, ठीक है ना। तो ये 5 प्राइम नंबर आपका है। तो पहला भी प्राइम नंबर, दूसरा भी प्राइम नंबर, तीसरा चौथा पांचवा सब का सब क्या है, प्राइम नंबर है,
ठीक है। अच्छा, 2 कभी 3 नहीं बनेगा, 3 कभी 5 नहीं बनेगा, यानी सब का सब ये क्या है, डिफरेंट भी है, जो कि सेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेट का हर एक एलिमेंट एक दूसरे से क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये भी सेट कहलाएगा कि सब का सब क्या है, क्वालिटी क्या है, प्राइम नंबर का। प्राइम नंबर होते हुए भी सब क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट, यानी सेट के हर एक एलिमेंट डिफरेंट है। ये भी ओके। तीसरा जो है इलस्ट्रेशन, जो एग्जांपल जो है क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से छोटा आपको क्या चाहिए, नेचुरल नंबर चाहिए, ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर चाहिए, ठीक है। तो 1 3 5 7 9, ठीक है, पहला भी ऑड नेचुरल नंबर, दूसरा भी ऑड नेचुरल नंबर, तीसरा भी ऑड नेचुरल नंबर, सब डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन सबों का क्वालिटी क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। सबका डिफिनेशन क्या है, एक ही है, वह क्या है कि दे आर ऑल नेचुरल नंबर्स। इसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि क्या हो, नेचुरल नंबर ना हो, सबका सब क्या है, नेचुरल नंबर भी है और ऑड भी है, ठीक है। तो ये भी क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, चौथा जो है, कर द कलेक्शन ऑफ रिवर्स इन इंडिया। देखिए, इंडिया में जो रिवर्स है वो लिमिटेड है, चाहे वो 20 हो चाहे 25 हो, जैसे गंगा है, यमुना है, गोदावरी है, कावेरी है, झेलम नदी है, ठीक है, बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन जितनी भी नदियां हैं वो सब का सब जो है किस कहाँ की है, इंडिया की। तो इंडिया में जितनी सारी नदियां हो, चाहे वो 20 हो चाहे 25 हो चाहे 10 हो, ठीक है, तो जब आप हम लोग कलेक्शन बनाएंगे, ठीक है, तो जैसे गंगा यमुना लिखेंगे, तो गंगा कभी यमुना नहीं बनेगी, यमुना कभी झेलम नहीं बनेगी, तो ये सब जो है ना रिवर्स का कलेक्शन, ये भी क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब लास्ट आ गए हम लोग, द कलेक्शन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो जैसे ही हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर क्या है, 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 बराबर 0। तो x माइनस 2 माइनस 3, x माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो ये x माइनस 2 x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो x देखिए, पहला फैक्टर 0 करिए तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2, और दूसरा फैक्टर जब 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 3 आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ देख लीजिए, तो जैसे पहला फैक्टर 0 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और दूसरा फैक्टर 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो सोल्यूशन सेट में देखिए 2 और 3 लिखा हुआ, अगर यहीं पे इस यहाँ पे 5 लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ सोल्यूशन नहीं कहलाएगा, फेल कर जाएगा। तो ये इतना सारा 5 एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन हम दिए हैं, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी सेट को डिफाइन कर रहा है। तो सेट को डिफाइन करते हुए हम लोग क्या सीखे, सेट को डिफाइन करते हुए क्या सीखे कि इन सबों का क्वालिटी, यानी इन सभी का करेक्टर, ठीक है, डिफिनेशन एक होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक सेट को डिफाइन करते समय यदि याद रखना है, इसके सभी एलिमेंट क्या होना चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, सभी एलिमेंट क्या होना चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। इसके अब देखिए, सेट के डेफिनेशन को समझने के लिए इसका हम लोग नॉट वेल डिफिनीशन को समझते हैं कि किसको सेट नहीं कहेंगे। अगर इसकी जानकारी हमारे पास हो जाती है तो इसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कौन सेट होगा, ठीक है। हाँ, तो सेट के नेगेटिव से भी हम लोग सेट के डेफिनेशन को समझ सकते हैं, इसीलिए ये अगला हम लोग टॉपिक क्या लिए, इलस्ट्रेशन विच आर नॉट सेट्स, ठीक है, यानी वैसा एग्जाम्पल जो सेट नहीं है, किसको हम लोग सेट नहीं कहेंगे। तो पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, जहाँ पे वेल डेफिनेशन नहीं मिलेगा उसको हम लोग सेट नहीं कहेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, पहला इसका एग्जाम्पल जो है वो क्या है, द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स इन इंडिया, ठीक है, किसको गुड प्लेयर क्रिकेट्स कहेंगे। इसमें गुड क्रिकेट प्लेयर्स में 2 आता है, एक बैट्समैन आता है और दूसरा क्या आ जाएगा, बॉलर आ जाता है, ठीक है ना, बैट्समैन है और बॉलर है। तो अगर मान लेते हैं बैट्समैन के बारे में कहते हैं, तो किसको गुड्स बैट्समैन कहेंगे, जो सेंचुरी बनाता होगा हर एक मैच में, जो हाफ सेंचुरी बनाता होगा हर एक मैच में, जो 80 अबव बनाता होगा हर एक मैच में उसको। तो यहाँ पे बैट्समैन के बारे में या बॉलर के बारे में, ठीक है ना, बैट्समैन के बारे में या बॉलर के बारे में, ठीक है, कुछ डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है। अगर ये डिफाइन किया जाता कि 80 से ज़्यादा रन बनाने वाले को गुड
प्लेयर कहेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। वैसे प्लेयर जो एक मैच में 5 से ज़्यादा विकेट लेंगे, 6 से ज़्यादा विकेट लेंगे, उनके बारे में भी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो जब कुछ डिफिनेशन ना मिले, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सेट नहीं होगा। जब तक वेल डेफिनेशन नहीं मिलेगा तब तक ये सेट नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे गुड क्रिकेट प्लेयर का मतलब समझ में नहीं आ रहा, यानी इसको वेल डिफाइंड नहीं किया गया है, इसलिए ये सेट नहीं कहलाएगा। ओके, अच्छा ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल में लिखा हुआ ब्राइट स्टूडेंट इन क्लास 11, ठीक है। तो भाई किसको ब्राइट स्टूडेंट कहेंगे, जिसका मार्क्स 80% से ऊपर है, या जिसका मार्क्स जो है 75% से ऊपर है, जिसका मार्क्स 90% से ऊपर है। तो यहाँ पे तो कुछ लिखा नहीं गया है कि किस स्टूडेंट को हम लोग ब्राइट कहेंगे, 90 से ज़्यादा वालों को ब्राइट कहेंगे या 90 से पहले वालों को ब्राइट कहेंगे, ठीक है। क्योंकि कोई बैरियर या कोई स्केल डिफाइंड नहीं किया गया है, इसलिए ये भी जो है वो सेट नहीं कहलाएगा। तो कहिएगा कि सर ये क्या है, तो ये कलेक्शन है, कलेक्शन होगा लेकिन वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। ग्रुप तो बहुत सारे बनेंगे लेकिन सभी ग्रुप का सेट नहीं कहेंगे। सेट भी ग्रुप होता है, सेट भी कलेक्शन होता है। दुनिया का जितना सारा सेट है वह सब का सब कलेक्शन कहलाएगा, लेकिन सभी कलेक्शन जो है वो सेट नहीं होते हैं, ये याद रखिए, ठीक है। अब आइए तीसरा में हम लोग आते हैं, करा कि रिनाउंड मैथमेटिशियन, किस मैथमेटिशियन को रिनाउंड मैथमेटिशियन कहेंगे। तो जब तक कुछ नहीं डिफाइन नहीं किया जाए तो दुनिया का हर एक मैथमेटिशियन कहेगा हम तो रिनाउंडे मैथमेटिशियन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिनाउंड मैथमेटिशियन यानी कि वो मैथमेटिशियन जो हर एक साल 5 किताब लिखता हो, 10 किताब लिखता हो, 20 किताब लिखता हो, या वैसा मैथमेटिशियन जो हर एक साल 5 पेपर जो है रिसर्च का डेवलप करता हो, 10 पेपर रिसर्च का डेवलप करता हो। तो ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा नहीं गया है, यानी डिफाइंड नहीं किया गया है, इसलिए ये भी जो है वो सेट नहीं कहलाएगा, केवल कलेक्शन कहला सकता है, ये सेट नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब आइए चौथा में, चौथा में कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो इसमें भी किस गर्ल्स को ब्यूटीफुल कहेंगे और किसको नहीं कहेंगे, ठीक है। इसका भी वेल डिफिनीशन यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी आपका जो है सेट नहीं कहलाएगा। पांचवा में जब हम लोग आते हैं तो कह रहा है द कलेक्शन ऑफ रिच पर्सन, रिच पर्सन इन इंडिया, ठीक है। तो इंडिया में किस पर्सन को रिच माना जाएगा, कि वैसे आदमी जो साल में 1 करोड़ से ज़्यादा कमाते हैं, वैसे आदमी जो साल में 50 करोड़ से ज़्यादा कमाते हैं, वैसे आदमी जो साल में 50 लाख से ज़्यादा कमाते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ इसमें दिया नहीं गया है, इसलिए रिच पर्सन को भी हम लोग डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, तो लास्ट में हम लोग लिख ही चुके हैं, देखिए कि हेयर मीनिंग ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स, ठीक है, ब्राइट स्टूडेंट्स, रिनाउंड मैथमेटिशियन, ठीक है, ब्यूटीफुल गर्ल्स एंड रिच पर्सन आर नॉट गिवन, ठीक है, देयरफॉर दे आर नॉट सेट। जब तक वेल डेफिनेशन नहीं मिलेगा, यानी कि जिस कलेक्शन के बारे में शंका हो जाता है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, तो समझ लीजिए कि वो आपका कलेक्शन जो है वो सेट नहीं कहलाएगा। वो कलेक्शन रहेगा लेकिन सेट नहीं होगा, वो ग्रुप बनेगा लेकिन सेट नहीं होगा। सेट क्या है, वेल डिफाइंड ग्रुप्स होगा जिसका हर एक एलिमेंट डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन सभी एलिमेंट का डिफिनीशन यानी उसका क्वालिटी यानी उसका संस्कृति क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिसमें ये बताएगा कि कौन सा पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है किसी सेट का एलिमेंट है या नहीं है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आइए। कि करा कि इफ ए इक्वल टू, एक सेट ए है वो जो 0 से लेके 10 तक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 है, 1 है, 2 है से लेकर कहाँ तक, 10 तक है, ठीक है। तो कह रहा है कि देन इंसर्ट एप्रोप्रिएट सिंबल, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, एन एलिमेंट ऑफ यानी बिलोंग्स टू, और इसको क्या कहते हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स में आपको या तो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है या डज नॉट बिलोंग्स टू को रिप्रेजेंट करना है, इंसर्ट करना है, ठीक है। तो अब देखिए क्या 4 इसमें है, तो है 4 जो है सेट ए का एलिमेंट है, इसको कैसे लिखेंगे, बिलोंग्स टू, ठीक है। क्या लिखेंगे, बिलोंग्स टू, ठीक है। अच्छा अब आते हैं -5,
तो -4 क्या सेट में है? ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा है तो इसको क्या लिखेंगे? डज नॉट बिलोंग्स टू। क्या लिखेंगे? डज नॉट बिलोंग्स टू। अब देखिए 12, क्या 12 है इसमें? नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे? डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है। अच्छा, फिर 4 में 9 दिया था, 9 है तो 9 मिल गया, 9 है ना। सेट जो है 9 सेट, ए जो सेट है उसमें एलिमेंट 9 है, तो इसको क्या लिखेंगे? 9 बिलोंग्स टू सेट ए लिखेंगे। ठीक है। अब आते हैं 5, दिया 0 तो 0 है, 0 मिल गया, तो 0 जो है सेट ए का एलिमेंट है, तो 0 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए या बिलोंग्स टू सेट ए लिखेंगे। -2 है, नहीं है, तो नहीं है तो इसको क्या लिखेंगे? डज नॉट बिलोंग्स टू लिखेंगे। ठीक है। 8, आप देखिए 8 है, बिल्कुल है, तो 8 बिलोंग्स टू लिख देंगे। ठीक है। अच्छा, फिर अब आते हैं 11, क्या 11 इस सेट में है? नहीं है, तो नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू लिख देंगे। ठीक है। तो इस एग्जाम्पल से आप लोग को ये समझ में आ गया है कि कौन सा ऑब्जेक्ट किसी सेट का एलिमेंट है या नहीं है। ठीक है। जो कलेक्शन में दिखाई देगा वो सेट कहलाएगा, और जो कलेक्शन में दिखाई नहीं देगा उसको हम लोग एलिमेंट नहीं कहेंगे, उसके लिए डज नॉट बिलोंग्स टू लिखते हैं। ठीक है। ये जो सिंबल है इसको हम एप्सिलॉन करते हैं। क्या कहते हैं? ये ग्रीक लेटर है एप्सिलॉन। ठीक है ना। चलिए, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार में। अब हम लोग स्टैंडर्ड सेट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यह जो टॉपिक है कि नेचुरल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। नेचुरल नंबर का भी सेट होता है, रियल नंबर का भी सेट होता है, रेशनल इरेशनल नंबर का भी सेट होता है। तो किस लेटर से ये रिप्रेजेंट होता है ये हम लोग पढ़ेंगे, जो कि आगे आने वाले चैप्टर में डेली के डेली ये यूज़ होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना। ये जो है टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, और रेगुलर इसका यूज होगा, हर एक चैप्टर में इसका यूज होता है। ठीक है। जैसे कैपिटल एन, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है। लेकिन डिप में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं कि एन जो है, कैपिटल एन जो है वो क्या बताता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी सेट ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर्स। ठीक है। तो 1 2 3 4, फिर आगे कुछ डॉट लिख दिए हैं, तो कम से कम आप 3 डॉट देना अनिवार्य है। 3 डॉट का मतलब वो आगे चलते चला जाएगा, चलते चला जाएगा, इन्फिनिट तक जाएगा। ठीक है। तो नेचुरल नंबर के सेट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एन। कैपिटल एन का मतलब ही होता है कि टोटल नेचुरल नंबर एक साथ हमारा आ गया। ठीक है। अब दूसरा है जेड और आई, या तो जेड या आई, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है। इंटीजर्स किसको कहते हैं? कंप्लीट नंबर को कहते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, या चाहे जीरो हो। जीरो को हम लोग क्या पढ़ते हैं? नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर पढ़ते हैं। ठीक है ना। पहले भी पढ़े होंगे कि जीरो को क्या कहते हैं? नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स पढ़ते हैं। ठीक है। तो इंटीजर्स में क्या आ जाएगा? पहले निगेटिव, तो देखिए निगेटिव में क्या? -1 -2 -3, तो निगेटिव में जितना ही मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो पीछे चलते चले जाएंगे। ठीक है। छोटा होते चला जाएगा, फिर बीच में क्या हो गया? 0, और फिर पॉजिटिव में 1 2 3 बढ़ेंगे। देखिए 3 डॉट कम से कम लिख दीजिए तो आगे इन्फिनिट तक चला जाएगा, पहले लिख देंगे तो पीछे माइनस इन्फिनिट तक चला जाएगा। ठीक है। तो ये आपका इंटीजर्स का हो गया। तो इंटीजर्स को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 +-1 +-2 +-3 डॉट डॉट डॉट, ऐसे भी लिखा जा सकता है। आगे के क्लास में हम लोग शॉर्ट में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आगे है जेड प्लस। जेड तो क्या होता है? इंटीजर होता है। तो जेड प्लस इंडिकेट कर रहा है क्या? पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि जेड प्लस का मतलब हो गया सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव किसको कहते हैं? जो 0 से बड़ा होगा। तो 0 से बड़ा कौन कौन सा है? 1 है, 2 है, 3 है। तो पॉजिटिव सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर किसके बराबर हो गया? नेचुरल नंबर के बराबर आ गया। ठीक है ना। अच्छा, अगर यही नेगेटिव रहता है तो जेड क्या लिख देते हैं? माइनस लिख देते हैं। तो क्या हो जाता है? सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स हो जाता है। उसमें क्या आ जाता है? -1 -2 -3 से घटते घटते कहाँ चले जाते हैं? माइनस इन्फिनिट तक चले जाते हैं। ठीक है। अब आगे चौथा है डब्लू। डब्लू का मतलब पहले भी आप लोग पढ़े हैं, क्या होता है? होल नंबर। डब्लू किसको रिप्रेजेंट करता है? होल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि इसमें टोटल काउंटिंग तो नंबर रहेगा ही, साथ साथ और क्या रहेगा? 0 भी रहेगा। ठीक है। तो 0 1 2 3 ये सब क्या है?
होल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे आते हैं क्यू। क्यू किसको कहते हैं? सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर आप लोग पहले पढ़े होंगे 10th में। पी बाई क्यू के फॉर्म में जितनी सारी संख्याएं लिखी जाती हैं वो सब का सब क्या है? रेशनल नंबर है, जिस जहाँ पे क्यू 0 के बराबर नहीं होता है, ठीक है ना। क्यू जो है 0 के बराबर नहीं होता है। ये रेशनल नंबर क्या होता है? पी बाई क्यू, जहाँ पे क्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं होता है। तो क्यू जो है जब 1 होगा तो और पी का कोई भी वैल्यू सेट करते जाएंगे, ठीक है। तो दुनिया का जितना सारा नेचुरल नंबर है, जितना इंटीजर है, ठीक है, होल नंबर, ये सब का सब क्या है? रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में क्या छुपा है? 1 छिपा हो, ठीक है ना। याद रखिए, डिनोमिनेटर जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। किसी भी संख्या का डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर वो 0 होगा तो क्या बन जाएगा? इन्फिनाइट बन जाएगा, जो कि डिफाइंड नहीं है। और ना ही इन्फिनाइट जो है वह रियल नंबर ही कहलाता है, ठीक है। इन्फिनाइट हो चाहे माइनस इन्फिनाइट हो, वह रियल नंबर नहीं कहलाता है, ठीक है। तो रेशनल नंबर आप समझ गए होंगे, ठीक है। पी बाई क्यू के फॉर्म में 2/3, 2/4, 1/3, 1/7, ये रूट नहीं आना चाहिए इसमें, 3/5, ये सब जितनी संख्या है वो सब क्या है? रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर में सब का सब इंटीजर आ जाएगा, नेचुरल नंबर आ जाएगा, होल नंबर आ जाता है, सब का सब आ जाता है, ठीक है। आप पहले पढ़े भी होंगे। अब आते हैं 6 में, ठीक है। कर सेट ऑफ रियल नंबर। तो रियल नंबर किसको कहते हैं? देखिए, ये आपका माइनस इन्फिनाइट और ये आपका क्या है? प्लस इन्फिनाइट। तो माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट के बीच में जितनी सारी संख्याएं, ये नंबर लाइन है आपका, तो माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट के बीच में जितनी सारी संख्याएं हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे ज़ीरो हो, याद रखिए, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो या जीरो हो, पहला तरीका। दूसरा तरीका, ये चाहे वो रेशनल हो चाहे इरेशनल हो, ठीक है, उन सभी को हम लोग क्या कहते हैं? रियल नंबर। 10th में आप लोग पढ़े भी होंगे कि सेट ऑफ रेशनल प्लस सेट ऑफ इरेशनल, रेशनल और इरेशनल दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या मिल जाता है? रियल नंबर आ जाता है। और आज से हम लोग क्या जानेंगे कि दुनिया में जितना सारा पॉजिटिव नंबर हो, नेगेटिव नंबर हो, जीरो हो, सब का सब क्या कहलाता है? रियल नंबर कहलाएगा, ओके। हाँ, अब आते हैं 7 नंबर पे, आर प्लस। तो आर प्लस का मतलब क्या हो गया? आर किसको रिप्रेजेंट करता है? रियल नंबर। अब प्लस का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव रियल नंबर। तो पॉजिटिव रियल नंबर का मतलब क्या हो जाएगा? ये 0 से चालू करके कहाँ तक जाएगा? इन्फिनाइट तक। ये देखिए, पॉजिटिव का मतलब 0 के आगे, तो 0 से आगे कहाँ तक चले जाएंगे? इन्फिनाइट तक चले जाएंगे। ये आपका कहलाएगा क्या? सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। और अगर यही नेगेटिव रियल नंबर रहता, क्या नेगेटिव रियल नंबर रहता, तो हम लोग 0 के पहले लाइन खींच देते, ठीक है। तो देखिए, 0 के बाद से कहाँ तक चला गया है? प्लस इन्फिनाइट तक चला गया। ये इसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉजिटिव रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, आर माइनस क्यू। तो आर को हम लोग अगला जो है क्या है? 8 में है। आर का मतलब रियल नंबर, ठीक है। आर का मतलब क्या हो जाता है? रियल नंबर। आर का मतलब रियल नंबर और क्यू का मतलब रेशनल, ठीक है। तो रियल नंबर में से रेशनल घटा लेंगे तो क्या मिलना चाहिए? इरेशनल मिलेगा। क्यों? क्योंकि रियल नंबर जो है रेशनल और इरेशनल का क्या है? सम होता है। यानी कि रियल नंबर जो है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के सम से बना हुआ है। और अगर उसमें से हम लोग रेशनल नंबर निकाल देते हैं, हटा देते हैं, यानी उसको घटा दिया जाए, तो क्या बचेगा? इरेशनल नंबर बचेगा। तो आर माइनस क्यू को ही हम लोग क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। और इसको एक और सिंबल से हम लोग जानते हैं, क्यू सी, ठीक है। क्यू सी, क्यू का पावर क्या लिख देंगे? सी। सी आगे चल के इसको कंप्लीमेंट सेट पढ़ा जाता है, ठीक है। तो क्यू सी के द्वारा भी हम लोग क्या कहते हैं? इसको रिप्रेजेंट करता है, इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ओके। अच्छा, ये भी खत्म। और ये नया आ गया 9th, ये पढ़े नहीं होंगे, 10th में आप लोग नहीं पढ़े होंगे। सी, सी का मतलब होता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आगे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर अलजेब्रा में इसको डिस्कस करेंगे। ये रियल नंबर से भी बड़ा नंबर होता है। दुनिया में जितना सारा रियल नंबर है वो सब का सब कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। और रियल नंबर के अलावा भी और भी नंबर होगा, इमेजिनरी नंबर, वो भी क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग इमेजिनरी नंबर भी कह सकते हैं, ठीक है। आगे इसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग। अब लास्ट बच गया क्या? क्यू प्लस। तो क्यू हम लोग जानते हैं क्या? रेशनल नंबर। अब प्लस का मतलब पॉजिटिव होता है, इसलिए
Q प्लस क्या हो जाता है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर। जितना सारा पॉजिटिव रेशनल नंबर है उसको हम लोग क्या कहेंगे, Q प्लस कहेंगे। इसी प्रकार से Q माइनस क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये कुछ लेटर्स दिया गया है जो कि आगे आने वाले चैप्टर्स में फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है, इसलिए इसको आप जितना बार पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, इसको एनी टाइम आप ये यूज होते चला जाएगा आने वाले चैप्टर्स में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, ताकि आपको याद रहे।